मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे विषय पर आपने मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया है। देखिए, इस देश में जो कोई मूलभूत जो ताकतें, जो वर्ग मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, वो उनमें से मार्क्सवादी लोग हैं और मैं ऐसे एक संगठन का काम करता हूं। लेकिन जब हम ये काम करते हैं, तब ऐसे मूलभूत परिवर्तन का नाम लेते हुए जो एक देश में हिंसक धारा एक प्रस्थापित हो रही है, मतलब और या हो चुकी है, ऐसा मैं कहता हूं, इसको माओवादी बोलते हैं, नक्सलवादी बोलते हैं। और एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरा मार्क्सवादी आंदोलन जो है, वो उस पर ये माओवादी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है, कुछ हद तक अज्ञान से और कुछ हद तक बहुत ही डेलिबरेटली, मतलब एक सोच समझ के एक मार्क्सवादी आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उन पर हिंसकता का या लोकशाही विरोधी होने का, एक जनवाद के खिलाफ होने का आरोप करने के लिए ये ऐसा एक जानबूझ के भी किया जा रहा है। कुछ लोग अज्ञान से भी ये कर रहे हैं। आपने जो शुरू में बोला वो बात सच है कि लोग ऐसा दावा करते, जो माओवादी खुद को कहला के, नक्सलवादी खुद को बता के, जो कुछ भी एक आंदोलन इस देश में चलते आया है, वो खुद को मार्क्सवादी है या लेनिनवादी है ऐसा जाहिर करते हैं। इसीलिए लोगों में एक कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोगों में अज्ञान से हो सकता है, और कुछ ताकतें ऐसी हैं वो जो जानबूझ के ये करना चाहते हैं। दोनों के लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि जिसको ध्यान में रखते हुए इस देश की मार्क्सवादी आंदोलन की भूमिका क्या है, ये लोगों के सामने ठीक तरह से आ सके। पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्क्सवादी आंदोलन ये चाहता है, कोई भी आदमी जो मार्क्सवादी खुद को कहलाता है, वो जरूर ये कहेगा, वो जरूर ये चाहता है कि इस देश में या पूरी दुनिया में जो व्यवस्था है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब निजी मालमत्ता, शोषण, इनइक्वालिटी और प्राइवेट प्रॉफिट पर आधारित है, उसको बदल के समाजवादी व्यवस्था, जिसमें पूरे उत्पादन के साधन, पूरी खेती, पूरी उत्पादन की जो व्यवस्था है, वो एक नियोजित ढंग से एक समाज की मालकी में चले। जहां तक जरूरी है वहां उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए जो कुछ जरूरी है उसके अलग प्रावधान किए जा सकते हैं ट्रांजिटरी फेज में, लेकिन पूरी व्यवस्था एक समाज के हित में चले और समाज के नाम से चले, और उसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या मुनाफे का अवसर न हो। ऐसे एक, जिसको हमारी परंपरा में जो भी कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया एक कुटुंब बन जाए, पूरा देश जो है, पूरा समाज जो है, वो एक फैमिली करके, कुटुंब करके रह जाए, तेरा मेरा अपना, फिर ऐसी कोई भावना उसमें न हो, ऐसे एक आदर्श व्यवस्था जो है वो दुनिया में हो, उसको हम समाजवाद कहते हैं। वो लाने की इच्छा या आकांक्षा मार्क्सवादी कहलाने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी आंदोलन अपने सामने रखता है, और मैं ऐसी आंदोलन का एक हिस्सा खुद को मानता हूं। मार्क्सवादी आंदोलन जो है वो मानता है कि ये जो शोषण की व्यवस्था है, इसमें जिसके हाथ में मालमत्ता है, जिसके हाथ में खास मालकी निजी मालमत्ता है, वो उसके आधार पर जो श्रम करने वाला जो है, जो मजदूरी करने वाला है, जिसके पास में बेचने के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे आदमी का शोषण होता है। और जो कुछ काम नहीं करता, उसके जो प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है, या प्रॉपर्टी जो है, साहूकार है, जमींदार है, भांडवलदार है, उनके पास में इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेट होता है, संचयित होता है, और उसके आधार पर और भी शोषण होता है। और इसके चलते हुए एक मानव समाज में एक वेदना, एक पीड़ा निर्माण होती है। इतना ही नहीं, पर्यावरण का भी विनाश होता है। और जिस स्टेज पर हम है आज, ग्लोबल वार्मिंग, ये किस लिए हुआ है? जो नियत एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करते हुए उसके मन में होती है, वही प्रकृति और मानव के बीच में भी वही रिलेशन, वही संबंध निर्माण होता है। और मैं भी प्रकृति का उतना ही शोषण करना चाहता हूं, जितना खदेड़ ले उतना खदेड़ लेना चाहता हूं।
उसकी पूरे एक सिस्टम करके, मैं भी उसका हिस्सा हूं ऐसा नहीं मानता, इसके चलते हुए पर्यावरण का संकट निर्माण हुआ है। अभी उसके मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भी ये पूंजीवादी या जमींदारी मालमत्ता या पूंजीवादी जो विचार है उसका ही एक नतीजा है, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसे लोगों का जो आंदोलन है वो मार्क्सवादी आंदोलन है। अभी ये आंदोलन जब होता है, एक मार्क्सवादी लोग जब अपना आंदोलन इकट्ठा करते हैं, अपना आंदोलन संगठित करते हैं, तो उनकी नींव क्या होती है, उनका आधार क्या होता है, किसको साथ लेके ये करेंगे? तो जाहिर है कि जो शोषित है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो खेत मजदूर है, जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय, जो इंटेलेक्चुअल्स है, समाज के दलित लोग हैं, जिनके ऊपर जात के आधार पर बहुत पीड़ा की गई है, शोषण किया गया है और आज भी चल रहा है। वो कम ज्यादा है लेकिन है। स्त्रियों के मतलब लिंग के आधार पर, लिंग भाव के आधार पर स्त्रियां मतलब वो कम है, उनका सोशल स्टेटस उनको कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, ऐसा समझ के उनका जो शोषण होता है, ये सब शोषित लोग जो है वो आदिवासी है, उनको साथ में लेना, ये मार्क्सवादी आंदोलन की नींव है। और उद्देश्य जो है शोषण को समाप्त करना और एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना। अब ये आप ऐसा ही तो होगा नहीं, क्योंकि ये राजकीय पूंजी व्यवस्था जो है, वो राजकीय आर्थिक व्यवस्था जो है वो सरमाएदारों के, जमींदारों के हाथ में है। तो उसको बदलने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है और सब लोगों को इकट्ठा करके, सब लोगों को समझा के एक ऐसा राजकीय परिवर्तन हो सकता है, ऐसा सपना हर एक मार्क्सवादी अपने मन में रखता है। अभी सवाल आता है इसके मार्ग क्या होंगे, इसकी वेज एंड मीन्स क्या होंगे, कैसे करेंगे, और अपने साथ में कौन आएंगे, अपने विरोध में कौन होंगे, किसके विरोध में आंदोलन करना पड़ेगा, क्या बदलना पड़ेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा। ये जब पूरे डिटेल्स की जब बात आती है तब डिफरेंसेस शुरू होते हैं। और ऐसे लेके जिस देश में जैसी परिस्थिति है उसको लेते हुए जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मार्क्स जब यूरोप में सब लिख रहा था 19वीं सदी में, तो यूरोप की एक परिस्थिति अलग थी। जब रशिया में जो कुछ भी इसका आंदोलन हुआ, जब उनकी परिस्थिति अलग थी। चाइना में इसके बारे में जो कुछ भी हुआ, वियतनाम में हुआ, क्यूबा में हुआ, अमेरिका में भी आज हो रहा है, भारत में भी जो है, सब दुनिया में जहां जहां ये वर्कर्स के आंदोलन हुए हैं, हो रहे हैं, समाजवादी आंदोलन हो रहे हैं, उनका उद्देश्य एक होगा, लेकिन अपने देश में क्या परिस्थिति है, अपने समाज की परिस्थिति क्या है, हमारे अपने अपने यहाँ व्यवस्था क्या है, राजकीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसको समझ के अपने तरीके अपनाने पड़ते हैं। और वही हम देखते हैं कि भारत में हम देखते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है और जो समाज है, जो एक लोकशाही व्यवस्था, घटनात्मक व्यवस्था यहाँ है, वो ध्यान में लेते हुए हम अपने तरीके कौन से हो गए, ये दूसरे देशों में क्या तरीके अपनाए गए उसको देख के नहीं, लेकिन हमारे देश में क्या परिस्थिति है, हमारे देश की जनता क्या स्वीकार करेगी, हमारे देश की जनता के लिए क्या जरूरी है, और समाजवाद का उद्देश्य हमारे देश की जनता को साथ में लेके हुए कैसे हासिल किया जा सकता है, इसको देखकर ही अपने तौर तरीके चुने जाने चाहिए। और यही मार्क्सवादी आंदोलन का करेक्ट पाथ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया, कोई किसी को कॉपी करने की अगर किसी ने कोशिश की, ब्लाइंडली हो या कैसे भी हो, एक विचार का अंधानुकरण बोलो या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से लेके, फॉर वेरियस रीजंस, वो पूरा गलत रास्ता हो सकता है। और यही हुआ है, जो लोग माओवाद के रास्ते पे पहले चले, नक्सलवाद के रास्ते पे पहले चले, शायद उनमें से कुछ लोग मार्क्सवादी आंदोलन में थे, उनको सच में लगता था कि समाजवाद आए और किसानों का आंदोलन हो, लेकिन जो सिचुएशन का अंडरस्टैंडिंग जो उस समय पार्टी ने किया था, उसको पूरा बिखर के, उसको पूरा विरोध में जाके एक अलग लाइन लेके उन्होंने जिस रास्ते से जाना चाहा नक्सलवादियों ने, और उसका जो कुछ भी आगे हुआ उसके डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, ये पूरे मार्क्सवादी आंदोलन पूरा बिखरा गया। और उसमें आज जो हम कहते हैं डेविएशन
ये माओवाद के या नक्सलवाद के नाम से जो पूरा डेविएशन आ गया है, पूरा एक गलत रास्ता जिसको मतलब बहुत ही हिंसक, माइंडलेस वायलेंस, इंडिविजुअल टेररिज्म, इंडिविजुअल वायलेंस, लोगों के प्रति वायलेंस, लोगों के खिलाफ वायलेंस, जन आंदोलन में कोई विश्वास नहीं, ऐसे बहुत सारे मतलब देश तोड़ने के भी कुछ आकांक्षा रखने वाले उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं। ये सारे जो कुछ भी हम परिणाम देख रहे हैं, एक गलत अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन और विचारों का अंधानुकरण, क्या अपने देश के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, वो पूरा भूल के, पूरा उसको ध्यान में न लेते हुए जो कुछ भी विचार अपनाए गए, इसे पूरे गलत तरीके से, बहुत विरोधी तरीके से, मैं तो बोलता हूँ गलत ही नहीं है, पूरा विरोधी रास्ता हो गया है। और इसके चलते हुए मार्क्सवादी या समाजवादी आंदोलन आगे जाने की तो बात ही छोड़ो, उसको बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, बहुत बड़ा घात हुआ है उसको, क्योंकि जो जन आंदोलन खड़ा हो सकता था उसमें बहुत अड़चनी या बहुत रुकावट सी और डेविएशन पैदा हुए हैं। और इसलिए इसको मैं ये प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट करके मैं आगे जाता हूँ। इस फ्रेमवर्क में हमें बोलने के बहुत सीरियस पॉइंट है, और इसके चलते हुए ही जो कुछ भी सरमाएदारों के लोग हैं, इनके एजेंट्स है या सत्ताधारी पक्ष या सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मार्क्सवादी आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन पर माओवादी होने का, नक्सलवादी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। लेकिन मैं उसको पूरा नकारता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये समझ ले कि कोई भी मार्क्सवादी आंदोलन जो अपनी भूमिका ठहराता है वो किस आधार पर ठहराता है, वो मैं पहले बताना चाहूंगा। कोई भी, हम जब विचार करते हैं कि कोई देश में हम क्या रीति, क्या नीति अपनाएं, ये समझने के लिए हमें मार्क्सवादी विचार तो है, समाजवाद लाना है, शोषण को खत्म करना है, विषमता खत्म करनी है, वो जाति की हो, वर्ग की हो, लिंग भाव की हो, पर्यावरण का रक्षण करना है, ये सब उद्देश्य है। लेकिन हमें पहले देखना चाहिए कि हम देखते हैं कि वर्ल्ड सिचुएशन क्या है, टोटल इंटरनेशनल ग्लोबल सिचुएशन क्या है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसका पहले हमें अंदाजा होना चाहिए कि पूरी व्यवस्था जो है दुनिया की, उसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे पर्यावरण का भी क्या हो रहा है ये देखना भी चाहिए, पूरी उत्पादन व्यवस्था की दुनिया की जो चल रही है उसमें फाइनेंस क्या क्या चल रहा है, उनके विविध देशों में क्या चल रहा है, विविध देशों में कौन सी व्यवस्था है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, इसका एक पूरी कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं हम, मैं हिंदी वर्ड नहीं जानता, मैं तब उसको अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, ये पूरी वर्ल्ड सिचुएशन की एक अंडरस्टैंडिंग, एक मराठी मध्ये आपण त्याला भान म्हणतो, वो होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सो इसके चलते हुए हम ये मानते हैं कि दुनिया में आज जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिज्म एक फाइनेंस कैपिटलिज्म के स्टेज पे है। मतलब जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो हमने देखा था कि एडम स्मिथ के जमाने, मार्क्स के जमाने में, वो अभी नहीं है। पूरी व्यवस्था वित्त के आधार पर, फाइनेंस के आधार पर चलती है। एक पूरी जो दुनिया है सट्टेबाज भांडवलशाही जिसको बोलते हैं, सट्टेबाज हो रहा है। मतलब सट्टा जो चलता है, स्पेक्युलेटिव फाइनेंस, उस पर ये पूरी दुनिया की कैपिटलिज्म जो ग्लोबल पूंजीवाद है वो वित्तीय पूंजीवाद बन रहा है। अब इसका ज्यादा स्पष्टीकरण हम बाद में या दूसरे डिस्कशन में कर सकते हैं। ये एक पहला पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, इसको अगर हम समझना है तो दुनिया में क्या हो रहा है इसका भी एक अंदाजा हमें पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देश में वही होगा, अलग भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया किस दिशा में जा रही है ये। और इसके चलते हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, हम 91 से 92 से देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा WTO वगैरह बहुत बड़ा स्पीड था। लेकिन अभी लास्ट 5-6 इयर्स में एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है अमेरिका को लेके, पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम इतनी क्राइसिस में है कि वो अपने देश की एम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए उनको ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने पड़ रहा है। मतलब कैपिटल जो है वो इतना हावी हो गया है कि कैपिटल ये एक ग्लोबल हो गया है और जो लोग हैं वो लोकल है। तो मेन कॉन्ट्रडिक्शन, एक अंतर्विरोध जो है वो है कि कैपिटल पूंजी जो है वो अंतरराष्ट्रीय या ग्लोबल हो गई है और लोग जो है वो लोकल है, वो एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते।
इसलिए एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ रही है। भांडवल एक दूसरे देश से, पूंजी एक दूसरे देश से जा सकते, लोग नहीं जा सकते। इसलिए एंटी ग्लोबलाइजेशन भी बड़े बड़े देश जो है, इंग्लैंड जैसे, अमेरिका जैसे, एंटी ग्लोबलाइजेशन की एक मूव ले रहे हैं। टैक्स हेवंस हो रहे हैं, टैक्स इवेजन हो रहा है, एक पूरी, क्योंकि निशान, ये मतलब ये जो सिम्टम्स है, ये फाइनेंस कैपिटल के सिम्टम्स है, फाइनेंस कैपिटलिज्म के सिम्टम्स है। ये पहला एक एट द इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, ये पहला पॉइंट है। अगर हम हमारे देश में आएंगे, उसके बाद में हमारे देश में क्या व्यवस्था है। हम मानते हैं और पूरा हमारा अनुभव है कि देश की जो व्यवस्था है वो एक बड़ा पूंजीवादी जो वर्ग है और जमींदार है, उनको साथ में लेते हुए एक सरकार, एक शासन चल रहा है। मतलब ये इस पार्टी के हो या उस पार्टी को, या इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी जो सिस्टम है, एज ए सिस्टम, एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, राजकीय आर्थिक व्यवस्था जो है, ये बड़ा पूंजीवादी वर्ग जो है, मोनोपोली कैपिटलिज्म जो है, और उनके साथ में जमींदार जो लोग हैं, उनका एक हिस्सा, ऐसा चला के उनकी व्यवस्था चल रही है। और अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे जो देश है, जिसको साम्राज्यवादी देश जो पहले थे, अभी भी है, उनको सहारा लेना इसके इनके एक नीति है। जैसे जरूरत पड़े ऐसा उनका सहारा लेते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी लेते हैं, कभी नजदीक जाते हैं, कभी दूर जाते हैं, उनके साथ में बार्गेन करते हैं, लेकिन उनका साथ लेना छोड़ना, ऐसा एक रीति इस देश की व्यवस्था की है। दूसरा पॉइंट है, लेकिन इस देश में कैपिटलिज्म है, इस देश में पूंजीवाद स्थापित हुआ है। अभी इसके खिलाफ अगर जाना है, इस शोषण को अगर खत्म करना है, तो हमें कौन से वर्ग को संगठित करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कि ये अगर सिस्टम को बदलना है, समाजवाद को लाना है, शोषण को खत्म करना है, इस देश का जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसको लीडरशिप करनी पड़ेगी। क्योंकि उसको कोई ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कोई कारखाना है मेरे नाम कर लूं, ऐसा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो वो समाजवाद का जो विचार है, सोच है, उसके दिमाग में आ सकती है, उसके अनुभव में वो है। तो उसके नेतृत्व में छोटे किसान जो है, जो खेत मजदूर है, छोटे किसान है, मिडिल पेजेंट है, उनका एक बड़ा संगठन, और मध्यम वर्ग है, और ये हमारे वर्ग हो गए। उनके साथ में हमारे देश में एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है, वो जाति के नाम पर उनका भी एक्सप्लॉयटेशन आज भी हो रहा है, उनका एक्सक्लूजन हो रहा है, उनको नकारा जा रहा है। कल वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में भी हो, वो ऐसा दलितों का सेक्शन है, कुछ अदर बैकवर्ड्स का भी एक सेक्शन है। ऐसा नहीं कि अदर बैकवर्ड्स में ये कौन है, वो कौन है, इसके डिटेल्स में नहीं जाए, लेकिन उनमें से जो कुछ भी शोषित तबके, उनका विशेष रूप से, विशेष तौर से जो शोषण होता है, उनको भी साथ में लेना पड़ेगा। ऐसा एक संगठन महिला है, आदिवासी है, ये हमारे वर्ग है, इनकी एकजुट बना के हमें इस व्यवस्था को बदलना है। अभी जिस सिचुएशन में हम, ये ठीक है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस देश की विशेषता क्या है, मैंने जाति व्यवस्था का आपको बताया। दूसरा है, इस देश में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस माओ का नाम लेके कुछ लोग माओवादी खुद को कहला के कुछ आंदोलन चलाते हैं, कुछ हिंसा करते हैं, और वो ये नहीं जानते, शायद जानते हुए भी वो करते हैं, कि चीन में जब माओ त्से-तुंग अपना क्रांति का काम कर रहे थे, वहां कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, वहां कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, वो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन थी। भारत में 1950 में हमने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है। हाँ, उसमें कुछ जरूर बदलाव, ये बदलाव या और भी होना चाहिए, ऐसा जरूर हम कुछ कह सकते हैं, ये भी हो, ये भी हो, ये हक होना चाहिए, ऐसी डेफिनेटली कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन बेसिकली डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है, इस देश में स्थापित हुई है, और आंदोलन करने के लिए, संगठन करने के लिए, या अपनी बात कहने के लिए और लोगों के सामने जाने के लिए पूरा एक स्वतंत्रता का अवसर भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। ये जो चीन जैसे देशों में बिल्कुल नहीं थी।
चीन जैसे देशों में एक ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म इंस्टीट्यूशन कुछ स्थापित ही नहीं हुआ था। इसलिए कोई भी स्ट्रगल, कोई भी अगर आपको कहना है तो इट वाज लीडिंग टू आर्म स्ट्रगल, रिप्रेशन, तो कंडीशन ही अलग थी। वो कंडीशन जैसे दूसरे देशों में, कुछ देशों में आज भी हो सकती है, लेकिन भारत में वो नहीं है। ये पहली बात हमको। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोगों का विश्वास है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप है और लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जरूर लोगों की उसमें कुछ समाधान नहीं हो रहा, ये नो या कॉन्स्टिट्यूशन से गैर इस्तेमाल भी हो सकता है, हो रहा भी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है, सब अदर सिचुएशन है, राम राज्य ऐसा तो कोई बोलेगा तो इसका आंदोलन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसा। लेकिन वो सेटअप है और उस सेटअप में लोगों की पार्टिसिपेशन की गुंजाइश है। लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, शायद उनके पार्टिसिपेशन मीनिंगफुल है, नहीं है, उसको हाईजैक किया जा रहा है, ये हम बात में बोलेंगे। लेकिन ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में जब ये उद्देश्य को हासिल करने के लिए समाजवादी उद्देश्य या शोषितों का आंदोलन, जन संगठन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप अगर आप हमारे पास में है तो उसका पूरा कुछ भी है मतलब कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग लेके हमको जाना पड़ेगा। हमने देखा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है, वो बाइंडिंग नहीं है लेकिन फिर भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में उसका जब ड्राफ्टिंग किया गया उसमें बहुत सारे पॉइंट्स डाले गए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने के कारण जब हम इस देश में इन वर्गों को, इन विभागों को, जैसे दलित है, आदिवासी है, स्त्रियां है और शोषित तबकों के अदर जो कामगार और किसान है, उनको साथ में लेने हम जा रहे हैं, तो उनका संगठन चलाने के लिए हमें इसका ये लाइंस पर चलना एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, मैं उनको उपलब्धि मानता हूँ। हाँ, शायद ये हो सकता है आगे कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ये जो सरमाएदार वर्ग है वो उनके खिलाफ में जाते हैं तो शायद वो इमरजेंसी भी ला सकते हैं। हमने देखा है देश में हुआ है ऐसा, अगर कोई सत्ताधारी वर्ग के खिलाफ एक लिमिट के बाहर जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। उस समय कैसा रेजिस्टेंस करने का वो उस समय की समय जनता देख सकती है, उस समय का उस समय देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है तब तक हमको उसका ही इस्तेमाल करके आगे जाना है। ये मतलब अपना जो रवैया है वो रवैया ऐसा होना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है कि हम कौन, मतलब सिचुएशन जो है, जो मार्क्सवादी, जो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर हम ऐसा कहेंगे कि ब्रिटिश भारत से गए और भारत में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है स्वतंत्र भारत में, ये गलत है। हम ये मानते हैं और ये माओवादियों के अंडरस्टैंडिंग से ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। माओवादी जो कहलाते हैं वो मानते हैं कि इस देश में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और स्टेट एक नहीं है, जो स्टेट है, शासन व्यवस्था है, उनको लोगों में कुछ स्थानीय है। इट इज पैरासिटिक, हम ये नहीं मानते। जरूर ये है कि जो सरमाया, जमींदार, पूंजीवादी वर्ग के हिस्से है, उनको उनका हित देखने वाले पक्षों के सरकार चुने जा रहे हैं, हमने देखा है, बिल्कुल देखा है, सच्ची बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो भी व्यवस्था जो चल रही है उसमें वो स्टेट जो है, इनमें लोगों का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमें एक ही, मतलब द वे दैट रिमेन्स इज टू ऑर्गेनाइज पीपल, उनके समस्याओं के ऊपर संगठन करे, उनका पॉलिटिसाइजेशन दे, शिक्षा दे और उनको पॉलिटिकल परिवर्तन करने के लिए, राजकीय परिवर्तन करने के लिए उनकी जो है वो मजबूत करे, यही रास्ता बनता है। वो माओवादी है, वो ये नहीं मानते, वो मानते हैं कि इस देश का जो स्टेट है वो खाली पुलिस और मिलिट्री के ऊपर चल रहा है और इसीलिए उनका जो स्ट्रगल है वो पूरा आर्म स्ट्रगल की बात वो करते हैं, वो गलत है। अगर ये स्टेट में लोगों का पार्टिसिपेशन है
तो ये स्टेट में अगर हम बदलाव करना चाहते हैं समझा के, अपने विचार उनको समझा के, ये ऐसे और स्ट्रगल्स जो है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स, उसको आगे लेके ही हम जा सकते हैं दूसरा कोई रास्ता। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस है, वो लोग जो है जो माओवादी कहलाते हैं, उनका विश्वास नहीं है कि जन आंदोलन, डेमोक्रेटिक आंदोलन पे कोई विश्वास ही नहीं है। इसीलिए ये पूरी जो आर्म स्ट्रगल की, हिंसा की जो बात होती है, वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है जब पता चलता है कि हम लोगों के सामने जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये सरकार की नीति गलत है और सरकार को ये कानून बदलना चाहिए, इसके लिए हम रास्ते पे आके बैठेंगे, अनशन करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, स्ट्राइक करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को समझा के, अपील करके अगर रास्ते पे लाएंगे, अगर उनको वो अगर कोई स्लोगन देते हैं, रास्ते पे आके मोर्चा निकालते हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन वो जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और जिनका ऐसा विश्वास नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, फिर हैंडफुल ऑफ पीपल, एक मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होंगे, हाथ में बंदूक लेंगे और बोलेंगे कि बस यही रास्ते से जाना है। इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट का पूरा निगेशन, नकार है। जन आंदोलन की रीति का ही नकार है इसमें, और इसको ये हम नहीं मानते। इसलिए माओवादी आर्म्स जो लेते हैं बिकॉज वो जन आंदोलन या डेमोक्रेटिक विश्वास नहीं रखते। हाँ, ये जरूर बात है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को भी हाईजैक किया जा रहा है, किया जा सकता है, बिल्कुल है, बिल्कुल उसको हमको फेस करना पड़ेगा, उसके खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी लोगों को समझाना पड़ेगा, हमको लेना चाहिए। अगर हमको बदलाव लाना है तो पूरे चैलेंजेस हमको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं तो चलो बंदूक उठाओ, 2 लोगों को गोली मारो, ये तो रास्ता नहीं हो सकता, ये गलत रास्ता है। इस रास्ते से हम हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही बदल जाएगा, और वही हुआ है माओवादी कहलाने वाले आंदोलन। तो उनका उद्देश्य जो कुछ भी पहले कोई बता रहे थे, उद्देश्य है ही नहीं अभी। टेररिज्म एंड इंडिविजुअल टेररिज्म एंड नथिंग एल्स, एंड एंटी डेवलपमेंट, नथिंग एल्स, कोई बचा नहीं उससे ज्यादा। इसका कारण ये है। तो मार्क्सवादी आंदोलन जो है वो इस पर भरोसा करता है। तीसरी बात ऐसी है कि देखिए, वायलेंस कैन साइलेंस सम पीपल, उसका भी इस्तेमाल हमसे ज्यादा से ज्यादा करने की हमने कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि एक कलेक्टर कचहरी में मोर्चा लेके जाना है और पत्थरबाजी करना है या कुछ बहुत हल्ला बोला, कुछ आग लगानी है किसको, तो कितने लोग आएंगे? 100 लोग भी नहीं आएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि हमें जाना है, शायद पुलिस लाठीचार्ज भी कर सकती है, हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू जस्ट सिट एंड फेस द वायलेंस, पीसफुल रेजिस्टेंस, शायद ज्यादा लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि स्टेट की जो पावर है, ये पावर अगर लोगों में लेजिटिमेसी नहीं है, हमारा विश्वास इस चीज पे है, मैं पॉइंट बहुत ही गहराई से आपको समझाना चाहता हूं। हम ये मानते हैं कि जब कोई पुलिस लाठीचार्ज करती है, और जो महात्मा गांधी ने इस देश में सिखाया है हमको और पूरी दुनिया को सिखाया है, वो ये है कि अगर कोई पुलिस लाठीचार्ज करती है और हम रेजिस्टेंस नहीं करते उसको, तो मोर्चा में आने वाले शायद 200, 400, 1000 लोग होंगे, शायद उन पर लाठियां बरसेगी, लेकिन ये देखने वाले जो समाज के करोड़ों लोग हैं, उनके मन में इस सरकार के बारे में जो एक्सेप्टेंस है, जो लेजिटिमेसी है सरकार की, न्यायता, वो खत्म हो जाएगी और वो सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए सरकार शायद ये नहीं करेगी, अगर किया भी तो सरकार को वो बहुत महंगा पड़ेगा। वो अगर हम उसी जगह कोई काउंटर वायलेंस अगर शुरू करते हैं, तो काउंटर वायलेंस करने से क्या होगा? शायद उस समय पुलिस पीछे जा भी सकती है, लेकिन वो इट विल बिकम अ फाइट, वो झगड़ा होगा, वो आंदोलनकारी लोग और पुलिस उनके बीच में,
जनता तो बाजू बाजू में रह जाएंगे। वो बोलेंगे आपने ये पहले किया या उसने पहले किया, या मतलब इट बिकम्स काइंड ऑफ ए प्राइवेट वॉर। गलत है। अगर हम कोई जनता की मांग लेके जा रहे हैं, तो हमें जो जो लोग घर में भी बैठे हैं, जो समाज घर में भी है, देख रहा है, सुन रहा है, उनको समझना चाहिए कि कौन कौन से रास्ते से जा रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। इसीलिए पुलिस की लाठी बड़ी है या मेरी दूसरी लाठी में जो दूसरी लाता हूं वो बड़ी है, इसका निर्णय होने से आंदोलन का निर्णय नहीं हो सकता। आंदोलन का निर्णय तभी होगा जब समाज जो वो देख रहा है, उनके मन में सरकार के प्रति जो भावना है, उसमें अगर बदल आएगा, ये इसको देखते हुए, तो ही कुछ बदलाव होगा, और वो होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसका एक कॉन्शियस पैदा करें, पॉजिटिव सिंपैथी जिसको बोलते हैं। इतना ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो पुलिस है वो भी कौन है, वो शायद उनके किसी के टट्टू हो गए हैं, लेकिन वो भी, उनको भी लगे कि दिस, ये पीपल रेजिस्ट कर रहे हैं इतनी क्या हम कहेंगे डिटर्मिनेशन से अगर फेस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सत्यता है। सो ये दिस इज द वे दैट यू विन ओवर। और ठीक है, इसके बाद में भी सत्ताधारी वर्ग और भी कुछ कर सकता है, और भी कुछ कर सकता है, वो आगे क्या करेंगे, वो दैट इज द नेक्स्ट स्टोरी। हम कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, क्या होगा कैसे करेंगे बताने के लिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू सोच क्या है हमारी। और ये सोच को लेते हुए इस देश में श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन और समाजवादी आंदोलन काम कर सकता है। ये लेके हम काम करते हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ मार्क्सिस्ट। हाँ, इंडिविजुअली किधर कोई स्किलमिशेस होते हैं, किसी लोकल तबके में कुछ हो जाता है, वो हो सकता है, मतलब देयर कैन बी सम लोकल, क्या बोलते हैं, फाइट्स बिटवीन सम सेक्शंस एंड दैट सेक्शन, बट हमारा अपना दृष्टिकोण ये होना है कि वो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको कैसे हम गलत रास्ता इसका हमारे कोई लोग ले रहे थे, उसको बदले कैसे, यही हमारी सोच रहती है। तो दिस इज द डिफरेंस। और इस पर जिनका विश्वास नहीं है वो लोग, और इसीलिए यही हो रहा है ना, मतलब जब पुलिस और ये नक्सलाइट्स और माओइस्ट के बीच में जो कुछ भी संघर्ष होता है, तो वहां के आदिवासी उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव नो रोल, दे बिकम द विक्टिम्स मेनी ऑफ द टाइम्स ऑफ द माओइस्ट एंड समटाइम्स ऑफ द पुलिस। तो उनका क्या रोल है, वो लोग है ही नहीं, मतलब दे डोंट एग्जिस्ट। सो ये अगर हो रहा है और कंप्लीटली एंटी डेमोक्रेटिक है, और उसकी शुरुआत माओवादी ने किया है। इसलिए सरकार की तरफ से भी कुछ बात, मतलब आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट समटाइम्स तो पुलिस जो एक्सेसेस होते हैं वो इससे ही मतलब आगे मतलब उभर के आते हैं। सो दिस इज द मतलब बेसिक पॉइंट। और ये माओवादी जो है, उनकी समझ ये है कि भारत का जो स्टेट है, ये सेमी फ्यूडल, सेमी कॉलोनियल ऐसा एक स्टेट है, वो एक दलाल स्टेट है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक सेटअप का कोई भी स्थान नहीं है, लोगों का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है। वो मानते हैं कि ये स्टेट पूरा खाली पुलिस और मिलिट्री पर चलता है, इसलिए उसको उसी तरीके से दूर करना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल इंपोर्टेड अंडरस्टैंडिंग है, but this is at the best. At the best means those the honest elements once used to believe this. लेकिन आज की समय में ये गलत रास्ता अपनाते हुए, ये हिंसा का गलत रास्ता अपनाते हुए एक जंगल में छुप के रहना और एक प्रदेश को मुक्त किया, ऐसा कुछ एक भ्रम पैदा करना ऑन द पावर ऑफ द गन्स, इसके चलते हुए जो टर्न इस माओवादियों ने लिया है, उसके पहले विक्टिम्स हम सब समझना चाहिए। उसके पहले विक्टिम्स मार्क्सवादी आंदोलन के, मतलब सीपीआई सीपीएम के लोग रहे हैं। क्योंकि अगर ये मेन स्ट्रीम लेफ्ट में जिसको बोलता हूं, जो पार्लियामेंट में भी जाते हैं, रास्ते पर आंदोलन भी करते हैं और एक प्रिंसिपल पोजीशन लेके अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं, वो अगर बढ़े
तो ऐसे तरीके के हिंसात्मक और गलत रास्ते से जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए उनका पहला एनिमी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर उस एरिया में, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एरिया, बंगाल में हुआ है, झारखंड में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, अगर उस एरिया में सीपीआई सीपीएम के या ऐसे तरीके से जाने वाले लेफ्ट या समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, तो वो उनके पहले एनिमी बन जाते हैं। फर्स्ट, सिर्फ पहले विक्टिम्स हम हैं। जैसे हमने देखा था 1971 से लेके बंगाल में एक इमरजेंसी जैसा रूल था। उस समय की कांग्रेस थी और उनके साथ में नक्सलवादियों ने हाथ मिला के सीपीएम के बहुत सारे कॉमरेड्स को मारा था। 77 में जब इलेक्शन हुए तब सीपीएम वाज अ पार्ट ऑफ द जनता पार्टी अलायंस एंड पूरी डेमोक्रेटिक एक जो स्पिरिट थी उसको चलते हुए वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट आई और 35 इयर्स वो चली और बहुत अच्छे प्रोग्राम उन्होंने लगाए। एट द एंड ऑफ सम 5-6 इयर्स उसमें कुछ डेविएशन हुआ, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने नक्सलवादियों को पॉलिटिकली डिफीट किया। मतलब देयर वाज अ कंप्लीट पॉलिटिकल डिफीट ऑफ नक्सलाइट्स इन वेस्ट बंगाल। हाउ? बाय टेकिंग द पीपल अलोंग, लोगों को समझा के कि भाई ये रास्ता नहीं है, वी हैव टू गो बाय द पीसफुल मीन्स, बाय द डेमोक्रेटिक वे, बाय कलेक्टिंग पीपल टुगेदर, और that was proven. The same thing is true about Kerala. आंध्रा में शायद ये अलग रहा, ठीक है, मैं पूरे ऑल इंडिया की हिस्ट्री में नहीं जाता मैं। तो पहला विक्टिम जो होते हैं वो ये लोग होते हैं जो ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, और वही भारत में हमने होते हुए देखा है। सो एनीवे, सो दिस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क इन विच हम देखना चाहिए कि ये लोग जो मानते हैं कि हिंसा से कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा, वो एक ऐसे तरीके से, और उन्होंने जो अभी मिस दैट पॉइंट, उन्होंने जो ये रास्ता अभी लिया है वो अभी किधर पहुंचे हैं? वो इधर पहुंचे हैं कि आदिवासी जो है जहां वो छिपे हुए हैं, मतलब नक्सल से माओइस्ट, वो आदिवासी की हत्या कभी 8 कभी 10 कभी इसको उठाओ इसको मारो, पुलिस इन्फॉर्मर है ये है करके, वो एक पहला। दूसरा, जो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, they will not participate in elections, but इलेक्शन में जो है लोग दूसरे पार्लियामेंट्री पार्टीज के, मतलब वो एस्टैब्लिश पार्टीज हो, कम्युनिस्ट पार्टीज हो, कोई भी हो, एक का दूसरे के खिलाफ जो कुछ भी विरोध है उसका फायदा उठाते हुए किलिंग्स करना, ये भी बात, ये आंदोलन का उपयोग इसके लिए भी हुआ है उस एरिया में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Extraction of money from the forest contractors or any contractor who is doing any developmental work or who is involved in some government work there, ये भी हुआ है। मतलब it has completely deviated to extortionist, then contract killing, या liquidating democratic movement in the area, sealing the possibilities of democratic participation of the people, ये बात मतलब हुई है, और ये पूरा डेविएशन इस तरह से जा रहा है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी है कि हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान की एकता और अखंडता, उसको क्षति पहुंचाने वाले जो कुछ भी आंदोलन है उनका भी साथ देना, ये भी एक और पॉइंट है। एज इफ इंडिया, बिकॉज इंडिया अकॉर्डिंग टू देम इंडिया शुड नॉट एग्जिस्ट एज नेशन, सो उसको जिस तरीके से कमजोर कर किया जा सके उस तरीके से कमजोर करने के लिए जो कुछ भी आंदोलन चलेगा। ऐसा भी देखा गया है कि खालिस्तान के नाम से जब आंदोलन चल रहा था उसको सपोर्ट करने वाले भी इनमें से कुछ लोग थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्यों कि अगर हिंदुस्तान के एक जो राष्ट्र करके उसकी जो कुछ भी गरिमा है और उसका जो कुछ भी स्टेटस है, वो अगर शक्ति है, वो अगर कम करने के, तो ऐसे आंदोलन को मदद करनी चाहिए, उसको सिंपैथी देनी चाहिए। ये भी हुआ है। सो इतना मतलब डेविएशन या इतना व्हाटएवर से गिर जाना इस आंदोलन का हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गलत रास्ता जो है, वो गलत रास्ता मार्क्सवादी और समाजवादी आंदोलन
कि एक्चुअली विरोधी जाने वाला रास्ता, ये उसका जो कुछ भी लोग उससे अगर गलत तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको एक तो समझाना चाहिए, एक, और उससे भी अगर मतलब whatever necessary measures are there against the violence, those should also be taken by the appropriate machineries, by the appropriate state agencies in the legal manner. बस इतना ही मैं भी कहना चाहूँगा। शुरू करो तुम्हें। या सर, स्टार्ट करो। ऐसा एक सवाल उठता है कि नक्सलवादी, माओवादी लेकिन आए कहां से, मतलब इनकी शुरुआत कैसे हुई। अगर ये खुद को मार्क्सवादी कहलाते हैं तो मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से इनका क्या पहले रिलेशन था या नहीं था, तो क्या था। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं और वो बहुत जायज भी है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको इतिहास थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना 1920s में हुई। मतलब जब हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो रहा था, एंटी कॉलोनियल, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आंदोलन देश में खड़ा हो रहा था। डिपार्टमेंटला कधीपासून आहे, त्यांच्या त्या विषयाची अप्रॉक्सिमेटली उसी समय एक सेकंड, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है, सीपीआई की स्थापना उसी समय हुई, 20s में हुई। और उसके बाद में ब्रिटिशों का बहुत ही बड़ा मतलब अपोजिशन, बहुत बड़ा करारा विरोध जिसको बोलते हैं, ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी को था। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को बैन किया गया था। और ऐसे चलते चलते कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्रता के आंदोलन में साथ में और कुछ हद तक अलग ऐसे रही। और जब 1947 में इंडिया को स्वातंत्र्य मिला, उस समय से ही लेके हमें दिखता है कि कम्युनिस्ट पार्टी में एक ट्रेंड ऐसा था, जो ट्रेंड ने एक गलत लाइन जो बोलते हैं उसको वो ली थी। और 1947 से, मतलब वो नक्सलाइट हुआ ऐसा मेरा कहना नहीं है, बट आई एम सेइंग दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट अंडरस्टैंडिंग वो उस समय भी दिख रहा था। जैसे हम देखते हैं कि 1947 से 51 तक हिंदुस्तान का जब स्वातंत्र बहुत ऐसे ही मिला था, उस समय एक पार्टी की लाइन ऐसी रही कि ये आजादी झूठी है, इसलिए हमें और भी एक आंदोलन तेज करके ये जो सरकार है, इस सरकार को बहुत ही कड़ा विरोध करना चाहिए। जैसे हम नए स्वतंत्र हुए हैं, नेहरू जी की सरकार आई है, वह ये सरकार समाजवादी तो नहीं है, इस पे पूरे जमींदारों का, पूंजीपतियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ऑब्वियस है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे जमींदार, सरमाएदार, पूंजीपति थे, ये तो जाहिर बात है। लेकिन हम स्वतंत्र हुए थे, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को हमने भगाया था। इसके बाद में जब भारत में एक स्वतंत्र सरकार निर्मित हुई है, तो उसको कुछ अवसर देना, उसको सांस लेने की जगह देना, और पार्टीशन भी हुआ है, उसको भी एक सेटल होने, स्टेबल होने की कोई जगह देना, ये बहुत जरूरी था। और उसके बाद में घटना भी बन रही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही है, तो वो ध्यान में न लेते हुए एक गलत लाइन ली गई कि ये एक बहुत ही मतलब मिलिटेंट अपोजिशन, और उसके एलिमेंट ये थी कि निजाम की जो सत्ता थी वो बहुत ही जुल्मी और बहुत ही मतलब आम अपोजिशन, रजाकार थे, उनके एजेंट्स थे, आर्म्ड एजेंट्स थे, वो पेजेंट्स के ऊपर बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहे थे, मार रहे थे। उनके खिलाफ में एक आंदोलन चल रहा था, और वो कुछ हद तक आम आंदोलन था। वो हैदराबाद का मुक्ति संग्राम जैसे मराठवाड़ा में चल रहा था, वो भी मतलब दैट वाज आल्सो द सेम टाइम। और उसी समय तेलंगाना में भी ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन वो एक जमींदारों के खिलाफ रिलेटिवली, और निजाम जो था उनके अत्याचारों के खिलाफ का आंदोलन, ऐसा मिलके वो था। लेकिन उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में जो एक ऑल इंडिया लाइन एक गलत ली गई, लेकिन बाद में 51 के बाद में पार्टी करेक्टेड इट, सीपीआई करेक्टेड द लाइन, उन्हें सही रवैया अपनाया कि ये गलत है। ऐसा जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इस देश में, लोकशाही व्यवस्था ये है, और पूंजीवादी सरकार क्यों न हो, लेकिन हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को और पार्लियामेंट को सामने रखते हुए, उसमें पार्टिसिपेट होते हुए, जन आंदोलन के माध्यम से जनता को साथ में लेके एक ऐसे तरीके से जाना है। ये ऐसा एक्सट्रीमिस्ट रास्ता गलत है। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग करके 1952 से लेके हम देखते हैं
कि 1952 में द मेन अपोजिशन पार्टी वाज सीपीआई पार्लियामेंट में। रिमेंबर, आप सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, कांग्रेस ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर पार्टी थी, लेकिन उसके विरोधी पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। वो पार्लियामेंट में चुन के आई थी विरोधी पार्टी के रूप में, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी करके। 1957 में पूरे केरला में इलेक्शन को जीत के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना। दैट वाज द करेक्ट लाइन ऑफ सीपीआई। जो 47 और 51 के बीच में जो 3-4 बरस गलत लाइन ली गई थी उसको सुधारा गया। और 52 के इलेक्शन में हम देखते हैं, 57 के इलेक्शन में हम देखते हैं, वो ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना केरल में, पहला इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में भी और वैसे देखा जाए तो दुनिया में भी। ये एक अलग तरीके का उदाहरण था, एक अलग मतलब रास्ता था कि, एंड इट वाज एन एविडेंस कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या अंडरस्टैंडिंग लेके आगे जाना चाहते हैं, कैसे जन आंदोलन लोगों को साथ में लेके कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी हमारा जो कुछ भी अवसर है उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपनी समाजवाद की जो उद्देश्य है उसके प्रति कैसे जाना, इसका एक रवैया अपना रही है। ये 52 में देखा, 57 में देखा, फिर लेकिन उसमें पार्टी में डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस ये थे कि कुछ लोग कहते थे कि ये नेहरू जी की जो सरकार है वो एक अपने आप में समाजवादी उसका मतलब थोड़ा झुकाव है। ऐसा भी कहा गया कि ये जो गवर्नमेंट है इसमें राष्ट्रीय भांडवलदार है और उनका ही प्राबल्य है इसमें, ये बड़े पूंजीपति कोई प्रभावशाली नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के साथ में ही जाना चाहिए, ऐसा सोचने वाली एक पार्टी में लाइन थी, एक तबका था। फिर पार्टी में उनके चलते हुए ऐसे 2 लाइन्स आई, 2 लाइन्स कांग्रेस के साथ में कितना कोऑपरेट करना है नहीं करना है, लेकिन ये मतभेद नहीं था कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये इशू नहीं था। इशू खाली इतना ही था कि कांग्रेस के प्रति क्या रवैया अपना जाए, हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके प्रति क्या रवैया अपना जाए, उसका कैरेक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, उसको हम समाजवादी या उसको उस दिशा में जा रहे हैं ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे, कितना कहेंगे, उसको कितना सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बस इतना ही इशू था। तो उस पर चलते हुए, और उस समय 62 में इंडिया चाइना का एक वॉर हुआ, मतलब बहुत बड़ा नहीं लेकिन वॉर हुआ। उस वॉर में इंडिया में कुछ अपना प्रदेश भी खोना पड़ा। उसको चलते हुए बिल्कुल गलत तरीके से, बिल्कुल झूठे इल्जाम लगा के एक तबके को कहा गया कि जैसे तुम प्रो चाइना हो, बिल्कुल झूठ था वो, आज भी झूठ है, उस समय भी झूठ था, लेकिन वो एक बैकग्राउंड था। दैट वाज नॉट द रीजन, पार्टी का छूटने का उसका वो बिल्कुल कारण नहीं। कारण ये था कि 60 से लेकर पार्टी में कुछ डिफरेंसेस आए थे, और वो 64 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, सीपीआई और सीपीएम 2 अलग हो गए। और उसके बाद में 67 में फिर नक्सलवादी जो डेविएशन जिसको जो फूट बोलते हैं वो 67 में हुई। वो कैसे हुई कि जो 64 में पार्टी 2 पार्टी हुई कि उनमें से, जैसे मैंने कहा कि भारत में घटनात्मक रवैया अपना या न अपनाना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस खाली इतना ही था कि कांग्रेस के प्रति या इस देश के जो सत्ताधारी जो कुछ भी है उनके प्रति अपना दृष्टिकोण, अपनी पॉलिसी कैसे है, दैट वाज द मेन पॉइंट। ठीक है, और अपने साथ में कौन से वर्ग हमारे साथ में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, उसकी आगाड़ी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में वो डिफरेंस के बारे में डिफरेंसेस थे। लेकिन 67 में वेस्ट बंगाल में 67 में पूरे देश में कांग्रेस की बहुत पीछे हट हुई। कांग्रेस बहुत सारे विरोधी पार्टियों की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में आ गई। उसमें वेस्ट बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आया जिसमें कांग्रेस का एक हिस्सा और सीपीएम ऐसा मिला के एक सरकार बन रही थी, मतलब बनाई गई थी। और वो जब बन रही थी, मतलब अपना काम शुरू कर रही थी, उस समय एक सेक्शन जो था उसने ये कहा कि अब हमने पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह 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 सब नकार के पूरा आर्म्ड रिवॉल्यूशन का ही एक पॉलिसी लेनी चाहिए और जमीन को जो है पूरा मुक्त करना चाहिए बाय द फोर्स ऑफ द आर्म्स, बाय द फोर्स ऑफ द बुलेट्स। तो उस समय सीपीएम के
95% लोगों ने, मतलब कमेटी के लोगों ने, सेंट्रल कमेटी के पूरा सोच समझ के एक निर्णय लिया कि बिल्कुल गलत है। हम देश में जो राज्य सरकार में हमें कुछ स्थान मिला है बंगाल में या पहले केरल में मिला था, उसका सही इस्तेमाल करके हम ये दिखाए कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, प्रो पीपल गवर्नमेंट कैसी चलाई जा सकती है, ये हम दिखाए। ज्यादा से ज्यादा कानून उस तरीके से करके उसको अमल में लाके एक पूरा नॉन करप्ट प्रो पीपल कारोबार कैसा हो उसका हम एक जैसे मॉडल बनाए और उसको ऑल इंडिया में पॉपुलराइज करें। और आई मीन दैट वाज द डेमोक्रेटिक वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ स्टेट गवर्नमेंट, रनिंग अ स्टेट गवर्नमेंट एंड अ प्रो पीपल प्रोग्राम। बट one section which was led by Charu Mazumdar and Kanu Sanyal type people, दार्जिलिंग के एक एरिया में नक्सलबाड़ी गांव में एक उठाव किया और कहा कि ये एरिया लिबरेट हुआ है, अभी ये जमीन हमने लोगों को दे दी है और यही रास्ता है पूरे हिंदुस्तान में, यही रास्ते से हम पूरा देश की मुक्ति करेंगे। तो उस समय ज्योति बसु जो थे वो होम मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा और पूरा उसके खिलाफ में भूमिका लेके फिर उन्होंने जो कुछ भी जरूरी था वो किया, उसको पॉलिटिकल अपोजिशन किया और जहां तक जरूरी था एज गवर्नमेंट भी जो मेजर्स लेने थे उन्होंने लिए। उसके बाद में 69 में फिर वो सरकार गिरी, फिर वहां एक पूरे रिग्ड इलेक्शन जिसको बोलते हैं वो हुए और 71 से लेके एक पूरी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन वेस्ट बंगाल में निर्मित हुई और नक्सलाइट्स उस समय 61 से लेके एक पूरा गलत तरीके का, मतलब उनका रवैया, दे हैड लॉस्ट द ग्राउंड्स इन इंडिया। वो सोचते कि जो चाइना में हो रहा है वही अपने को करना है, वहां सांस्कृतिक क्रांति हो रही है, हमें भी यही करना है। इसलिए अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में इंडिविजुअल किलिंग्स, इंडिविजुअल टेररिज्म, ऐसे बहुत सारे सीपीएम के बहुत सारे लोग, not only CPM, not belonging to any party also, but not supporting Naxalites, ऐसे लोगों को मार गिरा गया। कांग्रेस के साथ में भी वो लोग गए, मतलब उनसे हाथ मिला के, ऐसे बहुत all wrong measures were taken, violent measures were taken, and then they realized in 70-71 के कहाँ जा रहा है ये, तो बिल्कुल it is becoming self-defeating। पूरी एक anarchic kind of situation निर्मित हुई और इसका फायदा उस समय की कांग्रेस ने भी लिया और पूरे एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन वेस्ट बंगाल में तैयार हुई। इसके चलते हुए 77 से जो 35 बरस लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट चली, वो क्यों चली, इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट क्यों, इतनी बैकग्राउंड थी, इसके खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग हैं? इसके खिलाफ लड़ने वाले जो लेफ्ट फ्रंट के, जो मेनस्ट्रीम लेफ्ट है, दोज हु वर गोइंग बाय द पीसफुल वेज एंड डेमोक्रेटिक एंड जो लोगों को साथ में लेके जाने वाले जो फोर्सेस थे, इतना रिप्रेशन का सामना करते हुए जो लोग डटे रहे, वो लोग चुन गए ज्योति बसु के नेतृत्व में और उनकी सरकार चली। उन्होंने नक्सलवादियों को खाली, वो बहुत सारे को जेल में भी थे, उनको खाली जेल से चढ़ाना या उनको कोई रिवेंज जैसी कोई नीति नहीं अपनाई, उन्होंने उनको पॉलिटिकली डिफीट किया और नक्सलाइट मतलब पूरी जो कुछ भी क्या बोलते हैं फॉलोइंग थी, वो पूरी बंगाल में ऑलमोस्ट केम डाउन टू जीरो, ऑलमोस्ट, मतलब एक आध दो डिस्ट्रिक्ट बल्कि बिल्कुल कुछ नहीं था। बिकॉज लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड के सवाल पर ये नक्सलबारी से लेके ये पूरे चारू मजुमदार एंड सब लोग बोल रहे थे, वो लैंड रिफॉर्म्स केरला और वेस्ट बंगाल में जब जब सरकारें बनी 57 के बाद में, उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी हिंदुस्तान में बंगाल और केरल की जमीन कितनी होगी? बंगाल में 3% ऑफ लैंड है, हिंदुस्तान की 3% लैंड बंगाल में है और केरला में भी मेरे ख्याल में 1% भी नहीं होगी, तो पूरी 4% समझो। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सरप्लस लैंड, मतलब कमाल जमीन धारणा कायदा जिसको बोलते हैं ना, मैक्सिमम लैंड सीलिंग एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत दोनों मिला के जितनी जमीन बांटी गई है पूरे हिंदुस्तान में, उनमें से 23% कम्स फ्रॉम दिस 2-3 स्टेट्स। मतलब उनकी जमीन का क्षेत्र 4% है, 4% है।
लेकिन ऐसी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में अगर परसेंटेज देखा जाए तो वेस्ट बंगाल और केरला का 24%। सो दिस इज द लैंड रिफॉर्म्स इतने मैसिवली, इतने करेक्टली अपनाए गए, अमल में लाए गए, इसलिए उसकी जो जड़ है, उसकी जो नींव है, वो ही खत्म हो गई। इसलिए उनका कोई कारण ही नहीं रहा, उसका अपील ही खत्म हुआ। दूसरा, शिक्षा के बारे में जो कुछ भी बहुत अच्छे तरह से सुधार किए गए, पंचायत राज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसका अमल किया गया, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट 30 इयर्स ऑफ लेफ्ट फ्रंट रूल। और केरला में भी, जैसे केरला में देखेंगे, आई मीन टोटल लिटरेसी मूवमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट केरला में है, मतलब अपना गोवा और ऐसा एक दूसरा एग्जांपल छोड़ के। इतना कम रिलेटिवली पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब लिटरेसी ले लो, एजुकेशन ले लो, विमेन्स वेलफेयर ले लो, चाइल्ड मोर्टेलिटी ले लो, मतलब पूरी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अभी भी आप देख सकते हैं। अभी कोरोना में, कोविड में जो हो रहा है, द केरला इज द बेस्ट एग्जांपल। केरला इज द लीडर ऑफ हाउ टू टैकल द पैंडेमिक, मतलब ये महामारी जो है उसका सामना कैसे करे, इसका केरला एक आदर्श एग्जांपल है गवर्नमेंट सिस्टम का। तो ये एक अच्छा मॉडल वो बनाया। लेकिन इसके चलते हुए ये जो मेनस्ट्रीम लेफ्ट है, उसको कम करने के लिए, उसका पॉलिटिकल डिफीट करने के लिए कभी भी एक एक्सट्रीम लेफ्ट को खड़ा करना या बढ़ावा देना, ये रूलिंग क्लासेस की नीति होती है। हमने देखा है, हम सभी जगह हम भी देख सकते हैं, कोई भी एक आंदोलन जब खड़ा होता है, उस आंदोलन को एक मिडिल रोड लेना पड़ता है अगर वो अपना कुछ मकसद हासिल करना चाहता है तो। मतलब इट हैज टू टेक अ रियलिस्टिक पोजीशन। अगर कोई समथिंग हैज टू बी गेन्ड बाय द पीपल, उस समय एक ऐसा तबका खड़ा करो कि जो एक एक्सट्रीम पोजीशन ले, एक एक्सट्रीम ऐसी स्लोगन ले कि जो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छी लगे, कि लेकिन वो अमल में कभी भी नहीं आ सकेगी। इसलिए आंदोलन पराभूत होगा, उसको लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा एक स्लोगन तैयार करो, ऐसा कुछ डिसकंटेंट आंदोलन में तैयार करो। ये रूलिंग क्लासेस की फूट पाड़ने के लिए, लोगों में बिखराव तैयार करने के लिए एक नीति होती है। और वही नीति को अपना के नक्सलवादी और माओवादी, इन लोगों को बढ़ावा दिया गया। इनका डिसेंशन मैं आपको बोलता हूं कि मतलब चाइना सेंट्रिक थिंकिंग इतना था कि जब चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन का पूरा मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन जो माओ सेतुंग ने खुद ने भी ली थी, वो गलत थी, बहुत हद तक गलत थी। उसका एक बेसिक आइडिया ठीक था, लेकिन बहुत एक्सेसेस हुए, बहुत ही गलत कुछ व्यवहार उसमें हुए। माओ सेतुंग का देहांत है, उसमें देंग सियाओपिंग आए, तो फिर यहाँ के नक्सलाइट्स जो थे उनको कोई खुद की सोच ही नहीं थी। जैसे सीपीआई सीपीएम को खुद की सोच है, तो जरूर मानेंगे कि कुछ जो बड़ी पार्टी है उनसे कुछ, अगर जिन देशों ने अच्छा किया उनसे कुछ सीखे, लेकिन अपना दिमाग अपने सर पे रख के, अपने सर में रख के, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए जब माओ सेतुंग का देहांत हुआ, उसके बाद में इतने डिसेंशंस हुए, पॉलिटिकली डिफीट हुआ उनका, मतलब रीजन देर ही खत्म हुआ, तो डिसेंशंस हुए, होते 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 फिर 2004 में ये सीपीआई माओइस्ट जो है, 2-3 पार्टियों का जो कुछ भी उनमें डिसेंशंस हो गए थे, उसको फिर साथ में जुड़ा के इस सीपीआई माओइस्ट जो है, माओवादी जिसको बोलते हैं, वो 2004 में बना फाइनली। उसके बीच में उनका पॉलिटिकल अस्तित्व जो है, वो जहां उनकी जड़ थी वो नहीं के बराबर हो गया था। एंड दैट वाज द पॉलिटिकल विक्ट्री, एंड आल्सो नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेर आल्सो टेकन वेयरएवर नेसेसरी। बट उसके बाद में बंगाल में जैसे तृणमूल कांग्रेस जैसे लोग हैं, एकदम डेलिबरेटली, जिसको बोलते हैं डेलिबरेटली, पर्पसफुली, उनका फायदा एक दूसरे को मदद करना, कि वायलेंस अगर करना है तो सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ करो, उसका फायदा इनको मिलेगा। एंड वी विल सी आफ्टर 2004 टू 2010, 6-7 बरस में फिर बहुत, इसको मूवमेंट तो मैंने कह सकता, वायलेंस बढ़ा बंगाल में इन लोगों का।
क्योंकि इसमें ऐसे जो ताकतें थी तृणमूल कांग्रेस जैसी, इसको हम वेंडलिस्ट फोर्सेस बोल सकते हैं, और वेंडलिज्म जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल वेंडलिज्म, गुंडागर्दी, राजकीय गुंडागर्दी। लेकिन राजकीय गुंडागर्दी ऐसे नहीं होती है, उसको कुछ लोगों का सपोर्ट रहता है, उस सपोर्ट लेके ये हुई और उसके चलते हुए लेफ्ट मूवमेंट का बहुत नुकसान हुआ। इसलिए ये लोग जो है वो पहले कुछ सीपीआई या सीपीएम में पहले जो लीडर्स थे उनमें से कुछ लोग डेफिनेटली इंस्पायर्ड थे, लेकिन उसके बाद में गलत रास्ता, गलत सोच, और गलत तरीके चलते चलते इतना डेविएशन हो गया कि तृणमूल कांग्रेस बिकम्स देयर मतलब क्लोजेस्ट अलाय। जैसे मैंने पहले कहा था कि पॉलिटिकल किलिंग्स करना, और वो भी किसके करना, एक दूसरे के, मतलब पार्लियामेंट्री पार्टी अगर दो है तो उसमें से एक का फायदा करने के लिए दूसरे का किलिंग करना। ऐसे झारखंड में किए है, उड़ीसा में किए है, बंगाल में तो ऑब्वियसली लेफ्ट फ्रंट को टारगेट करके किए है। जैसे नंदीग्राम का इशू खड़ा किया, जो इशू था ही नहीं कभी, वो खड़ा करके पूरा लेफ्ट फ्रंट को बदनाम करना, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ हद तक मदद करना, ये सब पूरा इनडायरेक्टली मतलब ये बहुत कुछ हुआ है। तो ये माओइस्ट एंड नक्सलवादी जो आंदोलन के उनके नाम पे जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी हिंसा चलती है, वो कोई बिल्कुल एमलेस नहीं है, और उसका कोई जिसको बोलते हैं आदि और अंत उसका नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका एक इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, और उसका रवैया ये रहा है, उसका एक रीजन है, उसका एक रैशनल है, और वो मैं थोड़ा ये आपको बताने की मैंने कोशिश की है। तो उससे सावध रहना चाहिए। और उसको अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं शहर में जो बैठते हैं, जो उनको लगता है कि अंडरग्राउंड आंदोलन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो शहर में कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग ऐसे होते हैं, उनको एक एक्सट्रीम पोजीशन का बहुत अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते। जब आदमी खुद इनएक्टिव रहता है तो उसको एक ऐसे ड्रीम लाइफ होता है कि एक आइडियल आंदोलन, या एक जैसे सिनेमा में दिखाते हैं कि एक अमिताभ बच्चन आता है, 10 गुंडों को एक साथ पीट के चला जाता है, उसको कोई स्क्रैच भी नहीं आता। ऐसे मतलब हम अगर ये स्टोरी बताएंगे तो इंटेलेक्चुअल एलिट बोलेंगे यार ये ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन वही चीज अगर पॉलिटिकल एरिया में अगर उनको बताई जाए तो वो उसको विश्वास रखते हैं, वो कि कुछ लोग कुछ आर्म्स लेके एक जंगल में बैठेंगे और पूरे हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाएंगे, ये और हिंदुस्तान की जनता उनके पीछे ऐसे आएगी। मतलब ये एक मतलब ऐसी ही बात है, मतलब एक कोई हीरो आएगा, सब लोगों को कुछ मारेगा पीटेगा और कुछ हीरो गिरी करके, इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स रोमांटिज्म एट द मोस्ट कुछ लोगों के मन में हो सकता है। और वो लोग ऐसे शायद कुछ समय के लिए गलत तरीके से इनके तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी पता चलता है थोड़े समय के बाद में दिस इज नॉनसेंस। तो मैंने देखा है होते हुए कि some people who support this kind of, who have attraction for such kind of movements, within 3-4 years they go to the other extreme and they become the topmost capitalists or the topmost bureaucrats or topmost managers in the multinational companies. क्यों? मतलब for no reason. There are some people who have got guilt complex कि हम बहुत हाई मिडिल क्लास है, हम कुछ नहीं करते, इसलिए जो कुछ भी कोई एक्सट्रीम कर रहा है उसके प्रति सहानुभूति रखना, ऐसा भी एक किसी की सोच हो सकती है। तो इससे हमें देखना है कि दैट इज नॉट द वे, वो सही रास्ता नहीं है। ये जब हम मेन स्ट्रीम लेफ्ट को एक वायबल मूवमेंट को अगर हम बल न दे तो मूवमेंट कभी नहीं हो पाएगा। मूवमेंट तभी हो सकता है जब उसको कोई यश मिले, उसको कोई उसका जो कुछ भी स्लोगन है, उसके कोई डिमांड है, वो कुछ हासिल हो। जैसे वनाधिकार कायदा मैं आपको बताता हूँ। For example, CPI, CPM supported. In 2004, they got 61 MPs elected. क्या किया ये लेके? हिंदुस्तान में जो कानून कभी नहीं बने थे, वो यूपीए गवर्नमेंट को करवाने पड़े बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट। वो नक्सलवादी मूवमेंट से नहीं हुए। जैसे वनाधिकार कायदा, फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट राइट्स का जो बिल है और कानून है, तो 2006 में बना। किसके चलते हुए बना? It was because of CPI, CPM. उन्होंने जब
गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है, जो आदिवासी या जो जंगल में रहने वाले लोग जमीन पर है, जो खेती कर रहे हैं, इतने बरस से वहां है, उनको फॉरेस्ट की भी लैंड हो वो देना ये जरूरी है, वो उनका हक है, उनको आप भगा के नहीं हकल नहीं सकते वहां से, इसलिए कानून बना। जैसे शिक्षा का अधिकार है एज फंडामेंटल राइट, ये कैसे बना? वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्पिरिट है आर्टिकल 21 में, वो कानून कैसे बना? हाँ, वो पूरा है, अच्छा है, नहीं है और करना है, बिल्कुल 100%। मैं उसका कोई मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी एक कानून बनाना और उसको अमल में लाने के लिए मूवमेंट करना, उसको सच में बदलने के लिए मूवमेंट करना। एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, एल्बो स्पेस जो है, उसको यूटिलाइज करो और उसको अमल में लाने के लिए जन आंदोलन करो, और वो आंदोलन, वो कानून जो है उसको सच में बदलने के लिए लोगों को तैयार करो, लोगों की शक्ति जो है उसके पीछे खड़ी करो। ये जो नीति है, इस नीति को चलते हुए अच्छे कानून हुए हैं। लैंड रिफॉर्म्स का सबसे मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ? वही हुआ जहाँ लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट आई, ना कि वहां नक्सलवाड़ी की मूवमेंट चली। इसलिए द करेक्ट वे फॉर द पीपल इज द मेन स्ट्रीम लेफ्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल तरीके से चल रही है और चलने की मतलब कमिटमेंट है उनकी, ये है। तो इसको बढ़ावा, उसको बल देना ये जरूरी है। सेक्युलरिज्म की लड़ाई है। जैसे समझो कि 2004 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई, कब आई? जब वहां पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन लेफ्ट ने पूरी अपनी आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के दिशा में और ऑन सम प्रोग्राम बनाने की कमिटमेंट करी। इट बिकेम ट्रू। तो फॉर एग्जाम्पल, जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी थी, उस समय सीपीएम स्टूड with the democratic forces against emergency and it succeeded, and because CPM was there, जनता पार्टी could get some credibility, ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं तो बहुत सारे कोई जनसंघ वाले भी थे, समाजवादी भी थे, संगठन कांग्रेस वाले भी थे, पूरा हौच-पौच था। बट फिर भी CPM did not give up its organizational independence or organizational existence। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेनस्ट्रीम लेफ्ट जो है, वो जो बदलाव उन्होंने लाए हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कानून है, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, वो ये ऐसे टेररिस्ट लाइक या वायलेंस बेस्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो मूवमेंट्स है वो नहीं कर सकते। यही हमने होते हुए देखा है, आंदोलन के सक्सेस भी देखे हैं। और लास्टली मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी फोर्स, कोई भी स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, वो कोई भी आर्म्स ले ले, कोई भी मिलिटेंट आंदोलन करे, उसकी शक्ति, और फॉर द टाइम बीइंग किसी को पीछे भी ढकेले, उसकी शक्ति पूरे देश की मिलिट्री के सामने ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन एक आदमी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैसे आया? अन्ना हजारे ने क्वेश्चन किया, बात सही है, लेकिन लेफ्ट वाज द वन हु मेड ऑल द पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग इन पार्लियामेंट एंड विद द गवर्नमेंट। तो इतना बड़ा ये कैसे हो सकता है कि द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चैलेंज्ड बाय द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जितना लोगों का सहभाग, पार्टिसिपेशन, आंदोलन का सपोर्ट जितना ज्यादा हो, उतनी गवर्नमेंट झुक सकती है, ना कि तुम कितना वायलेंस कर सकते हो, उस पर वो तय नहीं करता। इस पर हम विश्वास रखते हैं। इसलिए लोगों का, समुदायों का सहभाग, समुदायों का पॉलिटिसाइजेशन, उनकी राजकीय सोच बढ़ाना, पॉलिटिकल सोच बढ़ाना, और उसको एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देना, यही रास्ता है। और इसी रास्ते पर हमारा सीपीआई सीपीएम का विश्वास है, इसीलिए हम सही रास्ते पे जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि हमें बहुत कुछ परेशानियां, या जैसे बोलते हैं कि वी आर फॉलोइंग द ट्रूथफुल पाथ,
हमें कुछ रिप्रेशन भी सहना पड़े, जरूर पड़ेगा, हम जरूर सहेंगे, लेकिन we will not leave this path. Violence is absolutely wrong. एक तो इस तरह का रहना तो प्रिंसिपल ही रॉन्ग है, मतलब वो करना ही नहीं चाहिए, this the kind of violence that they are doing, and वो हर तरीके से देखा जाए वो तो गलत है. इसलिए the mainstream left, which is taking the position, is the right path and that is the correct way, rather that is the left path, I say. Thank you.